नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भाग 2 का इतिहास पाठ उसका इकाई 1 जिसके अंतर्गत हम लोग यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सभी को मालूम है कि यूरोप क्या है, तो आज हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारी पृथ्वी जो है कई भागों में बटी हुई है, जैसे कई द्वीप, महाद्वीप, उसके बाद सागर और महासागर के रूप में बटी हुई है। इन्हीं में से एक महाद्वीप आता है यूरोप, जहाँ के लोग काफी संपन्न हैं और हम ये कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली देश वहाँ पे स्थित है। इन्हीं देशों में से कुछ प्रमुख जो देश होते हैं वो एक तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए इटली हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सभी देश यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसके बाद आता है कि राष्ट्र। तो मान लीजिए राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र एक तरीके से हम ये कह सकते हैं भाषा, संस्कृति और रहन सहन के आधार पर किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए भाषा हो गया और संस्कृति, धर्म के आधार पे जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्ति होते हैं जो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। तो मेरे ख्याल से राष्ट्र ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति चेतना के उदय को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद के प्रति चेतना, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक एकीकरण को हम क्या कहते हैं? धार्मिक एकीकरण के बारे में एकीकरण होना, ये हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि हम किसी भी चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में राष्ट्र के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, या राष्ट्र के बारे में ही हम अपनी पहली प्राथमिकता रखते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो पुनर्जागरण के समय यूरोप के अंतर्गत हुआ था। और इस राष्ट्रवाद का उदय जैसे राष्ट्रवाद पुनर्जागरण के कारण हुआ, और इसमें सबसे पहले जो क्रांति उत्पन्न हुई वो फ्रांस के अंतर्गत हुई। तो आप लोग सभी पिछली कक्षाओं में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में क्रांति किस प्रकार हुई। जैसे हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान सप्तवर्षीय युद्ध चला, और इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन की हार हुई और अमेरिका जीता। तो अमेरिका के जीत में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि फ्रांस के जो उस समय राजा थे लुई 16वें, उन्होंने यूरोप को बहुत ही अमेरिका को बहुत ही अधिक मदद किया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका जीत जाता है। उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होता है। तो उसी प्रकार से जो लोग वहाँ पे गए थे, या हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आकर के अपने देश में भी यूरोप की, हम कह सकते हैं कि यूरोप के बारे में बातें, यूरोप के अंतर्गत बातें चलने लगी फ्रांस में कि अमेरिका में वहाँ पे कोई भी व्यक्ति राजा नहीं है, वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई, और इस प्रकार से एक तरीके से प्रजातंत्र और गणतंत्र की बातें चलने लगी। तो इस तरीके से फ्रांस के अंदर क्रांति आई, और इस क्रांति को बढ़ावा देने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। अब मान लीजिए फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का क्या योगदान है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता थे कार्लोस बोनापार्ट, जो कि एक पेशे से वकील थे। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बचपन से ही बहुत ही तीव्र बुद्धि का था और बहुत ही तेज था। उसने अपने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो फ्रांस के अंदर ही पूरी की। उसके बाद उसने स्नातक स्तर की जो परीक्षा है वो फ्रांस के
सैनिक विद्यालय के अंतर्गत पूरी की और उसके बाद वो सेना में भर्ती हो गया। लेकिन सेना के अंतर्गत भर्ती होने के बाद वो बहुत ही तेज था, उसने युद्ध की अच्छी रणनीति बनाई और कई जगहों पे फ्रांस को उसने विजय दिला दी, जिसके कारण 27 साल की उम्र में उसको सेना का सर्वोच्च पद यानी कमांडर का दिया गया। उसके बाद नेपोलियन इसी तरीके से फ्रांस की सेना का नेतृत्व करता रहा और उसने यूरोप के अंदर कई देशों को पराजित किया, जैसे बुल्गारिया हो गया, जर्मनी, इटली, उसके बाद रूस और अन्य कई देशों को भी उसने पराजित किया। लेकिन वो ब्रिटेन को पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटेन पर जब वो चढ़ाई करने जाता था तो वो इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाया, जिसके कारण ब्रिटेन के साथ उसकी हार होती है। उसके बाद 1799 ईस्वी में फ्रांस की स्थिति दयनीय हो जाती है फ्रांस की क्रांति के कारण। तो वो वहां पे वापस आता है और आकर वहां पर अपनी सत्ता को फ्रांस में संभालता है और वहां का राजा बन जाता है। उसके बाद भी उसने कई युद्धों में फ्रांस का नेतृत्व किया और फ्रांस को बहुत ही आगे एक तरीके से उसने ले गया, या कह सकते हैं फ्रांस को विजय बनाया कई युद्धों में। लेकिन एक समय क्या हुआ कि सभी यूरोप के जो देश थे वो आपस में मिल गए और नेपोलियन के साथ संघर्ष करने लगे और नेपोलियन 1815 ईस्वी में उसकी ब्रिटेन के साथ हुए युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुई और उसके बाद उसके शासन का अंत हो गया। तो ये नेपोलियन की कहानी हो गई। इसके बाद नेपोलियन की सत्ता समाप्त होने के साथ ही नेपोलियन के शासन का अंत होता है और मेटरनिख के शासन का उदय होता है। तो नेपोलियन